बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट मजदूर सहाफ़ी के ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब से चंद दिन पहले साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद यानी कि चंद दिन पहले एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की और उन्हें मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक केसेस मैनेज करने को कहा। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्फर्म ज़राए की इत्तलात के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब से ताकतवर हल्के की जानिब से एक अहम शख्सियत ने मुलाकात की चंद दिन पहले, और ये मुलाकात हुई है साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, जिसमें ताकतवर हल्कों की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि आगे चलकर अहम तरीन मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने वाले हैं और माजी की तरह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आने चाहिए जिनके नतीजे में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा सके। इन फैसलों में क्या था? जैसे बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला, दीगर इस किस्म के कई जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के मतनाज़ा फैसले, और ये भी इत्तलात थी कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से इस ख्वाहिश का इज़हार भी किया गया था कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और उनकी ख्वाहिश को भी मद्देनज़र रखा गया, उनकी ख्वाहिश को भी सामने रखा गया, और बदले में कुछ पहले फैसले उनकी तरफ से आए, कुछ आगे चलकर मज़ीद फैसलों के हवाले से ख्वाहिश का इज़हार किया गया, जिस पर काजी फ़ैज़ ईसा की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताया गया है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 11 जज साहिबान ऐसे हैं, जी हाँ 11 जज साहिबान ऐसे हैं जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ वाज़े तौर पर नहीं खड़े हुए, बल्कि आइन और कानून के साथ खड़े हैं। चंद दिन पहले नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर 2024 को यानी आज से 2 माह और 6 दिन बाद अपना ओहदा संभालेंगे, यानी काजी फ़ैज़ ईसा साहब की ये जो अहम शख्सियत से जो मुलाकात हुई है ताकतवर हल्कों की जानिब से, वो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट से कोई 66 दिन पहले हुई है। और मामला ये था कि पूरी कोशिश इस बात की जा रही थी कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, उसके लिए 2/3 अक्सियत की ज़रूरत थी। लेकिन आपको याद होगा, जब 3 रुकनी बेंच बना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की क़यादत में, तो उस बेंच ने ना सिर्फ उन तमाम अरकान को वोट देने से रोक दिया था जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM और JUI के खाते में अलाट कर दी गई थी, बल्कि जो है एक हिस्सा फैसले का यह था कि ये वोट नहीं कर सकते, यानी 2/3 जो मामला तरमीम करने का इंतहाई समझदाराना फैसले के बाद उसको भी उन्होंने रोक दिया, और आगे चलकर उन्होंने इस फैसले में कहा था कि इस मामले को जो है वो फुल कोर्ट बेंच के अंदर भेजा जाए, और फिर फुल कोर्ट से जो फैसला आया वो आपके सामने है। अक्सरियती जजेस ने इस बात के हवाले से वो मुतफिक थे, इस बात के हवाले से उन्होंने फैसला किया कि मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ हैं और बिल्कुल नहीं दी जा सकती नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को या MKM को। उस हवाले से तफसीली तहरीरी फ़ैसला अभी आना है, मुमकिना तौर पर जो सितंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर आएगा, जिसके बाद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की मुद्दत मुलाज़मत में तकरीबन जो है वो 1 माह बाकी रह जाएगा। अब ये सारा बैकग्राउंड, सारा सिनेरियो मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि मामलात को ज़रा बेहतर तरीके से समझा जा सके। काजी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से ताकतवर हल्कों के अहम तरीन नुमाइंदे को ये बताया गया, काजी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से ये दावा किया है ज़राए ने कि उनकी जानिब से ये बताया गया कि मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, उनकी क़यादत में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जैया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बलाल हसन इस वक्त वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ काजी फ़ैज़ ईसा साहब के सामने रख चुके हैं कि आगे चलकर तमाम तर जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे, और जिस तरह से आपकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं उनको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। और काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने यह भी बताया कि कई मामलात के ऊपर उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र खड़े थे, लेकिन
अब आखिरी इत्तलात के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी उनके साथ कई मामलात के ऊपर नहीं खड़े और काजी फैज़ ईसा साहब के साथ उनके गैर आइनी और गैर कानूनी मौक़िफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से है, उनके साथ सिर्फ 3 जजेस रह गए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। और उनकी जानिब से चंद दिन से आने वाले फ़ैसले वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 जजेस की बगावत के बाद अब सिर्फ 3 या 4 जजेस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खड़े हैं। ऑडियो लीक्स का मामला भी आप देख लें, यही जज साहबान थे और एक कमीशन बनाया गया था शहबाज हुकूमत की जानिब से, काजी फैज़ ईसा जिसकी सरबराही कर रहे थे, जिसके अंदर जस्टिस चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक थे, नईम अख्तर अफ़गान बलोचिस्तान हाई कोर्ट से थे और वो इस बेंच का भी हिस्सा थे। काजी साहब ने ये अपना फेवरेट बेंच बनाया, पता था क्या फ़ैसला आएगा। जस्टिस बाबर सत्तार के फ़ैसले को उन्होंने उड़ा दिया और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। तारीखी फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, हमेशा के लिए अवामी हकूक़ जो है महफूज जो है वो हो जाने थे और ऑडियो लीक्स का जो कज़िया है वो हमेशा के लिए दफन हो जाना था। लेकिन इन जज साहिबान की तरफ से आने वाले एक और मतनाज़ा फ़ैसले ने गोया कि खुफिया एजेंसीज़ को इस बात की इजाज़त दे दी है कि अवाम के फ़ोन जो हैं वो टेप किए जा सकते हैं। अब ये सारा बैकग्राउंड, सारा मामला, इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझना क्यों कर भी ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जिस किस्म के फ़ैसले लोअर जुडिशरी से आ चुके हैं या लोअर जुडिशरी से जो आ रहे हैं, वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि आला अदलिया के ये जो 11 जज साहिबान हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 जज साहिबान या इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 7 जज साहिबान हैं, जिनकी जानिब से ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को कि उनके ऊपर दबाव है, इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन कर रही है मामलात के अंदर, ये वाज़े तौर पर एक पैगाम दे चुके हैं लोअर जुडिशरी को कि अब तमाम के तमाम जो फ़ैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। इसका वाज़ह सबूत क्या हुआ? आज वाज़ह सबूत इसका सामने आया जब इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात से बुशरा बीबी का नाम खारिज कर दिया है। अच्छा, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, टीवी चैनल उस तरह से इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे और ये एक ऐसे माहौल के अंदर हुआ है जबकि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद फिर कुछ मज़ीद गिरफ्तारियों के हवाले से मखसूस टीवी चैनल, अखबारात और मखसूस साफ़ियों के ज़रिए ख़बरें चलवाई गई। फिर मामले को इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा गया। आज खुद को आर्मी चीफ का उस्ताद कहने वाले इरफान सिद्दीकी साहब भी बोल पड़े और मौसूफ ने गोया दबी हुई ख्वाहिश का इज़हार किया कि इमरान खान का जो केस है वो फ़ौजी अदालतों के अंदर चलना चाहिए, वहाँ से उन्हें सज़ा होनी चाहिए। यानी कि बाकायदा तौर पर माहौल बना रहे थे, लेकिन इस माहौल के ऊपर कई सवालिया निशान थे। हम जैसे मजदूर साफ़ी आप तक हक़ाइक़ पहुँचा रहे थे। अब आज के दिन की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि काजी फैज़ ईसा साहब की जो अलाइन इस्टेब्लिशमेंट है वो तमाम तर मामलात जो है वो डाल रही थी इमरान खान साहब के ऊपर, बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर, और इत्तलात ये थी और कहा यह जा रहा था और इस किस्म के दावे किए जा रहे थे, इत्तलात जो उनकी जानिब से मखसूस साफ़ियों को दी जा रही थी कि जनाब बुशरा बीबी तो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी, फैज़ हमीद साहब खाली वादा माफ़ गवाह नहीं होंगे, इमरान खान की ये भूल है, बुशरा बीबी भी उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह हो जाएंगी। और फिर इस किस्म की ख़बरें भी आईं कि अब बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा, उनके ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक दिलेराना आइनी और कानूनी फ़ैसला किया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज़ आसिफ ने इसकी समाअत की थी केस की, और उन्होंने जनाब जो है वो अडयाला जेल में होने वाली समाअत में बुशरा बीबी का नाम 9 मई के 12 मुकदमात से खारिज करने का उन्होंने हुक्म सुना दिया। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर, मोहम्मद फैसल मलिक, खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट पेश हुए और समाअत के बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस ने अदालत से बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की भी इस्तदा की थी, ताहम अदालत ने यह इस्तदा दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि आज जो फैसला आया है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी इमरान खान के केसेस पर भी असर का इम्कान है डेफिनेटली, क्योंकि उनको और बुशरा बीबी को एक जैसे केस के अंदर जो है वो फंसाया गया था, जिस्मानी रिमांड भी उनका हासिल किया जा रहा था। लेकिन आज ये चीज़ें वाज़े करती हैं कि बुशरा बीबी के ऊपर लगाए गए तमाम तर चार्जेस ख़त्म कर दिए गए, उनको खारिज कर दिया गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो खारिज कर दिए गए। 12 मुकदमात खारिज हुए। ये आगे चलकर मामला इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनके खारिज होने की जानिब भी बढ़ेगा। अब ये एक बड़ी डेवलपमेंट बता रही है कि जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, आला अदलिया के जजेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुल्क की दीगर कोर्ट्स के जो जजेस हैं वो डट कर इस गैर आइनी और गैर कानूनी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। अच्छा, अब कुछ लोग इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं, वो ये बात करते हैं कि ये जजेस आखिरकार क्यों खड़े हो गए, क्या कोई ग्रुप है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इमरान खान के साथ काम कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं।
मामला क्या है, माजी के अंदर आपको याद होगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से फ़ैसला आया, जब नवाज शरीफ के हवाले से अदालतों से फ़ैसले आए, तो अवाम ने जो है वो बहुत बड़ी जो अवाम की एक तादाद थी वो उन फैसलों के साथ खड़ी नज़र आई। यानी लोगों ने भुट्टो की फांसी के ऊपर भी मिठाइयाँ बांटी, लोगों ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के ऊपर भी मिठाइयाँ बांटी। लेकिन यहाँ मामला क्या था, जजेस उस वक्त तक तो कन्फ्यूज़ रहे कई मामलात के अंदर जो है वो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले अगरचे अता बंदयाल साहब को जोड़ा जाता था इमरान खान के साथ, लेकिन इसके बावजूद जब वो गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का एहसास हुआ कि वो तो कई ऐसी चीज़ें करके गए जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। यानी उनके दौर के अंदर भी खुलकर कोई इस किस्म के फ़ैसले नहीं आए जो है वो आ रहे थे। हालांकि उस वक्त जो है वो तासुर ये दिया जा रहा था जनाब वो तो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद वाज़े तौर पर एक अवामी मैंडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में आया। आप एक कैलकुलेशन निकाल लें, हक़ाइक़ के साथ बात करते हैं। 8 फरवरी 2024 से लेके आज के दिन तक यानी गुज़श्ता 6 माह के अंदर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, दीगर लोअर जुडिशरी से आने वाले जो फैसले हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। वो क्यों है? क्योंकि आला अदलिया ने, चारों सूबों की हाई कोर्ट्स ने, लोअर जुडिशरी ने इस बात को जान लिया, इस बात को देख लिया कि बड़ी तादाद में लोग इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। उन्हें अब हर सूरत जो है वो इस मामले के ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि एक अवामी राय आ गई। इससे पहले उन्होंने जिक्र किया जो है वो प्रेशर भी था, हमेशा से हुआ करता है इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर पाकिस्तानी अदालतों और जजेस के ऊपर। भुट्टो के मामले में भी रहा होगा, नवाज शरीफ के मामले में भी रहा होगा, लेकिन मामला क्या था, इस तरह से ना वो लीडर खड़े हुए, ना उनके साथ अवाम इस तरह से निकल कर खड़ी हुई। इमरान खान एक डिफरेंट फिनोमेना साबित हुआ। इमरान खान एक आउट ऑफ सिलेबस किस्म का टेस्ट केस इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए साबित हुआ कि जब इमरान खान को निकाला गया तो लाखों करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकल आई। इमरान खान ने जाते हुए सिर्फ एक ट्वीट किया था कि आप एहतजाज करें, उसके बाद फिर देखा कि 48 घंटों के अंदर अंदर क्या हुआ कि तमाम तर रिकॉर्ड टूट गए। अगरचे टीवी चैनल्स ने ये खबरें नहीं पहुँचाई, लेकिन हम इन चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चीज़ें नहीं आई, तो अदालतों से इसी किस्म के फैसले आते रहे जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे। लेकिन जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हो गए, अवाम की बड़ी तादाद ने बाहर निकल कर इमरान खान के हक़ में वोट दे दिया, तो उसके बाद फिर जुडिशरी भी खड़ी हो गई। डेफिनेटली ये इस बात का सबूत है कि अगर अवाम खड़े हो जाएं, अगर पहले बल्कि एक सियासी रहनुमा खड़ा हो जाए, जैसा कि इमरान खान खड़े हो गए, डट गए। इमरान खान ने एनआरओ लेने से, एनआरओ देने से इनकार कर दिया, डील देने से, डील लेने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कोई भी शर्त मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने जब एक ही मुतालबा रखा कि जनाब आप जुडिशल इंक्वायरी कराएं, चाहे वो 9 मई का मामला हो, चाहे वो सैफर रजीम चेंज ऑपरेशन का मामला हो, मुसलसल इमरान खान अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डटे रहे। और जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के का कहते हैं, सियासतदानों से क्यों बात नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इमरान खान इस मुल्क के वो हकीकत पसंद जो है वो सियासतदान है जिन्हें इस बात का पता है पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह कि इस वक्त इक़्तिदार किसके पास है, पाकिस्तान में सबसे ताकतवर कौन है, ये मौजूदा हुकूमत कौन चला रहा है, तो शहबाज शरीफ से या इस हुकूमत से कौन से मुज़ाकरात करने हैं। इमरान खान का तो पहला नुक्ता यही है कि आप हमारा मैंडेट वापस करें। तो जब मैंडेट वापसी से शहबाज शरीफ घर जाते हैं तो उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से क्या चीज़ है जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं। तो डेफिनेटली मुज़ाकरात तो ताकतवरों के साथ होंगे, लेकिन मुज़ाकरात करके क्या इमरान खान उनसे इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि अवाम ने आइन और कानून के मुताबिक जो वोट डाला, आपके तमाम तर गैर आइनी, गैर कानूनी हरमों को तोड़ते हुए, को रोकते हुए अवाम निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाला, आपने रातों रात मैंडेट चेंज कर दिया। आप मैंडेट वापस करें और आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। यानी सिविल सुप्रीमेसी की बात करनी है इमरान खान ने। इदारों के साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या कहना है? इमरान खान ने यह कहना है कि जनाब आप सियासतदानों को अपना काम करने दें, बराए मेहरबानी आप अपना काम करें। तो डेफिनेटली ये बात उन्हीं से हो सकती है जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास पावर है, जिनके पास क़ुव्वत है, ताकत है गुज़श्ता 75 बरसों से। तो सियासतदान कह रहे हैं जनाब हमसे बात नहीं कर रहे। और जब इमरान खान ने कभी कोशिश भी की, कहा भी कि बात करें, तो आगे से मजाक भी उड़ाया गया। तो ऐसे माहौल के अंदर कन्फ्यूज़ सियासतदान बाकी सारे हैं, इमरान खान नहीं। कन्फ्यूज़ बड़े हैकर हैं, वेले कालम निगार हैं, मुलाजम सहाफ़ी हैं, इमरान खान हरगिज़ नहीं। इस वक्त भी आप देख लें, मौलाना फजल रहमान साहब को इशारा कर दिया गया, अलहदा वो तहरीक चलाने जा रहे हैं। जमात इस्लामी का बयान आ गया कि हम इत्तेहाद नहीं कर रहे, अलहदा तहरीक चलाने जा रहे हैं। क्योंकि ये क्या है, ये प्लान बी है अगला इस्टेब्लिशमेंट का कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो पाती,
अगर दो तहसीत हासिल नहीं की जा सकती, अगर जजेस को मैनेज नहीं किया जा सकता, तो फिर सूरत में प्लान बी क्या होगा कि जमात इस्लामी और फजल-ए-मान के ज़रिए उनको लाया जाएगा सड़कों के ऊपर, नून लीग को एक बयानिया देने के लिए। देखें जनाब, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये निकल आए और हमारी हुकूमत को गिराया गया है, और इसी आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक नया हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड सिस्टम, अब तो गैर एलानिया मार्शल लॉ तो है ही, लेकिन कोई ऐसी जो है वो मावराए आइन कोई ऐसा इकदाम उठाया जा सकता है कि जिसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट जो छुप के हुकूमत कर रही है, पीछे रह के हुकूमत कर रही है, वो बाकायदा तौर पर सामने आकर हुकूमत करे। और इमरान खान, जिसको इसको इमरजेंसी का नाम भी दिया जा सकता है, इसको इमरजेंसी प्लस का नाम भी दिया जा सकता है, इसको एक जुज़वी मार्शल लॉ का नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन तमाम तर चीज़ों के मामले में रुकावट कौन है? रुकावट है जनाब इमरान खान। और इमरान खान की पाकिस्तानी अवाम की बड़ी रुकावट होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब की जानिब से बता दिया गया है कि जनाब जो है वो गेम उलट चुकी है, बाजी पलट चुकी है। ना सिर्फ नए चीफ जस्टिस पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर चुके हैं, बल्कि 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस वक्त डट के खड़े हैं। असल में ये सारी गेम और बाजी किसने पलटी है? डेफिनेटली इमरान खान ने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।